खबरें बहुत सारी हैं और शहबाज शरीफ साहब ने भी एक सर्वे करवाया मुबैना तौर पे। वो सर्वे भी आपको बताते हैं। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उनका एक स्टेटमेंट है कि जो नई अस्करी क़यादत है उसमें ये तासुर पाया जाता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। और एक और प्रोपेगेंडा उन्होंने ये कह दिया कि जो हालात सामने आ रहे हैं उसमें ये पता चलता है कि हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका नहीं था। एक्चुअली ऐसे नहीं है। इमरान खान साहब ने जो पूरी बात कही, पहले मैं आपको वो बता दूं फिर आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने जो कहा, क्योंकि अंग्रेजी में उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो उसका मैं आपको मतलब बता देता हूं। एक्चुअली वो जो कहना चाह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं, क्योंकि मैंने उसके बाद बात की फवाद चौधरी से भी और इमरान खान साहब के साथ जो लोग मौजूद हैं उन्होंने पूछ के मुझे बताया भी। इमरान खान साहब का ये मानना है कि अमेरिका का साइफर जो आया वो तो एक हकीकत है और अमेरिका ये चाहता था कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो, लेकिन अमेरिका की सोच इमरान खान के बारे में जो खराब की वो जनरल बाजवा ने की। यानी अमेरिका की कोई जाती ख्वाहिश नहीं थी कि इमरान खान को निकाला जाए। अमेरिका कोई जाती तौर पे नहीं चाहता था कि इमरान खान से उनकी कोई दुश्मन है या उनकी कोई दुश्मनी है इमरान खान से। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस किस्म की लॉबिंग करवाई थी अमेरिका में, जिससे वो ये साबित करते रहे कि जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत अच्छे हैं और इमरान खान बहुत बुरे हैं अमेरिका के बारे में। उसके बाद अमेरिका में ख्वाहिश पैदा की गई कि यह साइफर आया। ये है पूरा लुब्बे लुबाब जिस पे इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब अगर कहते हैं कि फलां आदमी रिजीम चेंज का हिस्सा था तो कहते हैं लो जी अब इस पे इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान खान साहब कहते हैं अगर वो आदमी रिजीम चेंज का हिस्सा था, लो जी अब उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका हिस्सा था तो कहते हैं लो जी बाकियों से उठ गया। ऐसा नहीं है। रिजीम चेंज ऑपरेशन जब होता है तो बहुत सारे किरदार मिलकर काम करते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेशन होता है, तभी तो वो कामयाब होता है। वैसे इमरान खान साहब को अब लगता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है और नई अस्करी क़यादत में यह तासुर पाया जाता है। इमरान खान ने कहा कि नई अस्करी क़यादत में तासुर है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। जनरल बाजवा के शहबाज शरीफ के साथ करीबी ताल्लुकात थे, जिनके नतीजे में रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए राह हमवार हुई। फौज की तमाम पॉलिसियों का इन्हिसार शख्सियत पर होता है। हमारी हुकूमत और जनरल बाजवा के माबैन मुस्बत ताल्लुकात के नतीजे में हमें पाक फौज की मुनज़्ज़म हमायत हासिल रही। हुकूमत और अस्करी इदारे की मुश्तरका कोशिशों से कोरोना वायरस का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला किया गया। इमरान खान ने कहा कि अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के पास जिम्मेदारी के साथ साथ इख्तियार भी होना चाहिए। हमने दोनों को अलहदा नहीं रखा। देखें आप इमरान खान का ज़र्फ देखें आप, वो जब भी कभी कोई अपनी कामयाबी गिनवाते हैं तो वो कहते हैं कि फ़ौज मेरी इस कामयाबी में बराबर की हिस्सेदार है। यानी वो हमेशा ये कहते हैं कि जनरल बाजवा जिस फ़ौज को कमांड कर रहे थे, चाहे कोरोना वायरस से लड़ाई हो, चाहे टिड्डी दल से लड़ाई हो, चाहे दीगर मामलात हों, हर चीज़ के अंदर फ़ौज ने एक अच्छा रोल प्ले किया है। इमरान खान साहब फैटफ के मामले में भी फ़ौज के रोल को सराहते हैं, लेकिन आप देखेंगे जनरल बाजवा ने अपने दौर में हर चीज़ का मलबा इमरान खान साहब के ऊपर डाला। इमरान खान ने कहा कि अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के पास जिम्मेदारी के साथ साथ इख्तियार भी होना चाहिए। हमने दोनों को अलहदा नहीं रखा जा सकता। जब इख्तियार आर्मी चीफ के पास और जिम्मेदारी वज़ीर आज़म के पास हो तो निज़ाम नहीं चल सकता। इस वक्त पाकिस्तान तारीख के बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहा है। इलेक्शन कमीशन की साख को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और इस सूरत में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को तमाम सियासी जमातों ने मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में किसी भी हुकूमत के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात का होना नागुज़ीर है। मैंने अशरफ गनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की हर मुमकिन कोशिश की ताकि वो दहशतगर्दी की सूरत में हमारी मावनत कर सकें। हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल ने अपना सारा वक्त बैरूनी दौरों पर सर्फ किया, लेकिन अफगानिस्तान का एक भी दौरा नहीं किया। हम इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ एक और जंग के मुताबिल नहीं हो सकते। जब तालिबान ने अफगानिस्तान की हुकूमत संभाली तो 30 से 40 हज़ार मुहाजिरीन को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया। हमारे लिए इनकी दोबारा आबादकारी एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमारी हुकूमत ख़त्म होने की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। इस दौरान नई हुकूमत आई जिसकी गफलत की वजह से दहशतगर्दी ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया। इमरान खान ने मजीद कहा कि बहैसियत वज़ीर आज़म मेरी तरजीह मेरे मुल्क की 22 करोड़ अवाम थे। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी बड़ी आबादी खत गुर्बत से नीचे हो वो इखलाकी बयानात देने की इस्तात नहीं रखता। यानी ये वो मेरे ख्याल में कॉन्टेक्स्ट वही है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में आपको इखलाकी तौर पे बड़ी बर्तरी साबित करनी थी। एक्चुअली पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल रखा। स्टेटेड पॉलिसी थी पाकिस्तान की, गवर्नमेंट की स्टेट की पॉलिसी थी जो बड़ी गुफ्तो शुनीद के बाद बनी थी। इंडिया ने भी यही अडॉप्ट की थी, श्रीलंका ने भी की थी, सऊदी अरब ने भी की थी और बाकी ममालिक भी इसी में चल रहे थे। अब इमरान खान साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि एक
करवाया है सर्वे, वो सर्वे मैं आपको बता देता हूँ। अवाम की अक्सरियत चाहती है शहबाज शरीफ इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें। मकामी एजेंसी ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी है। शहबाज शरीफ साहब ने जो है निजी टीवी में दावा किया गया है, और दावा यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक सर्वे करवाया है। 76% अवाम तहरीक इंसाफ की हामी है। शहबाज शरीफ साहब को यह पता चल गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में अवाम की राय जानने के लिए एक मकामी एजेंसी को टास्क दिया, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक अवाम की अक्सरियत चाहती है कि शहबाज शरीफ इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें, जबकि 76% पाकिस्तानी इस वक्त तहरीक इंसाफ के हामी हैं। अप्रैल में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हो गए तो साफ नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी, बल्कि वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाएगी, 2/3 अक्सरियत भी ले सकती है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसी बारे में फैसला किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर दी थी, और पंजाब असम्बली में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने इस पर बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी कि अदालतें ही इंसाफ देती हैं, और अदालतों को इमरान खान साहब ने सराहा है। लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज साहबा ने अदालत के ऊपर अटैक कर दिया है। उनके सोशल मीडिया ने भी अदालतों के ऊपर अटैक कर दिया है। नवाज ने कहा इमरान खान के लिए एक तरफ जनरल रिटायर फैज और दूसरी तरफ बाबा रहमता मौजूद था। बाबा रहमता कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब नसार साहब को, और उनके इस नाम से PMLN वाले बार बार पुकारा करते थे। तो PMLN जो है वो अब उन्होंने कुछ इस तरह के पोस्टर्स बनाए हैं, कुछ इस तरह की पोस्ट की हैं कि वो मुअज़्ज़िज़ अदलिया के जज साहिबान को और उनकी फैमिलीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को जब जब फैसला अपनी मर्ज़ी का मिलता है तब तब उन्हें लगता है कि कानून की हुक्मरानी है, लेकिन जब जब उनको फैसला अपनी मर्ज़ी का नहीं मिलता तब तब उन्हें लगता है कि कानून की हुक्मरानी नहीं है, बल्कि ये कोई और चक्कर चल रहा है। यानी ये जजेस को फ़ोन करके फ़ैसले करवाते रहे, बाहर आ गई, उसके ऊपर भी कभी पशेमान नहीं हुए। इनके लिए जजेस ने आउट ऑफ द वे जाके बड़े बड़े अजीब फैसले दिए, लेकिन सूरत हाल एक दिन तो ये बन गई कि नवाज शरीफ साहब को 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर जेल से निकाल कर वो सजा काट रहे थे, मुलजिम नहीं थे, मुजरिम थे, पाकिस्तान से ही बाहर भिजवा दिया। तो वो फैसला बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक था, जिसकी दुनिया में कहीं कोई नज़ीर नहीं मिलती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के ऊपर नवाज शरीफ साहब हमेशा बगले बजाते रहे, और उनको ये लगता था कि ये शानदार काम पाकिस्तान की अदलिया ने किया है, और वो ये कहते थे कि मकाम इबरत बनेगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कब्र है वो। और ज़िया-उल-हक साहब की वो कहते थे कि हम ये नवाज शरीफ साहब करते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के बच्चों ने जाकर वहाँ पे मरियम नवाज ने ख़ास तौर पे जीए भुट्टो के नारे लगाए, और पीपल्स पार्टी के तरानों के ऊपर हल्का हल्का रक्स भी किया इन सब लोगों ने। तो ये जो चीज़ें हैं, इनसे बड़ा आराम से साबित हो रहा है कि PMLN को अपनी मर्ज़ी की अदलिया चाहिए, अपनी मर्ज़ी की एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, और अपनी मर्ज़ी का पूरा निज़ाम चाहिए, ताकि वो अपने हर मुखालिफ को कुचल सकें। मेरी इत्तला के मुताबिक साहिबा ने कुछ चीज़ों पर कमांड शुरू की है, और वो करने ये जा रही हैं कि कुछ भी करके उन तमाम आ जाए फ़िलहाल सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के लिए जिन आवाज़ों से उनको ख़तरा है, और उसकी तैयारी की जा रही है। बहरहाल दूसरी तरफ वो आवाज़ें भी अपना बंदोबस्त करेंगी, और मामला इतने आराम से कंट्रोल में तो नहीं आएगा। नवाज शरीफ की शर्त है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को नाअहल करो। इमरान खान साहब ने दोबारा कहा है, और इमरान खान साहब ने यह भी बताया था कि बाकायदा तहरीरी तौर पे ताकतवर शख्सियत ने यह वादा करके दिया हुआ है हल्फन कि इमरान खान साहब को नाअहल भी किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान बहुत नाजुक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। वैसे पाकिस्तान तो हमेशा ही नाजुक मोड़ पे है। अगर दुरुस्त फैसले ना किए गए तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। खुशहाल ममालिक में सिर्फ कानून की हुक्मरानी होती है। इमरान खान ने कहा कि अदालतों का काम कमज़ोर और ताकतवर के साथ यकसां सलूक करना होता है। ताकतवर हमेशा अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। पैसा बचाने के लिए कानून पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह सिर्फ पैसा बच जाए। बदकिस्मती से इनको NRO मिला है और किया है। वैसे जनरल बाजवा ने जो इस कौम के साथ किया है, आप जब भी कभी सर्वे करवाएंगे तो जनरल बाजवा के खिलाफ लोगों का रद्द-ए-अमल आएगा। और जनरल रिटायर बाजवा ने लोगों की उमंगों के साथ, लोगों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया इस मुल्क में, और बंद कमरों के अंदर उस किस्म के फैसले हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो लोगों को मंजूर नहीं है, और उन फैसलों के खिलाफ अब तक ये कौम डटी हुई है। इसीलिए इंतखाबात नहीं होने दिए जा रहे। मरियम नवाज साहिबा ने एक और एतराफ़ किया है। वो तमाम लोग जिन्होंने मरियम नवाज के
लॉन्ग मार्च में शिरकत की थी, महंगाई मार्च में गुज़िश्ता साल। 1 साल पहले की बात है, मरीम नवाज़ ने और शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज ने, शहबाज शरीफ तो खुद नहीं आए थे लेकिन हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ गए थे और बाकी लोग पार्टी के सारे मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब ने उसकी पूरी सपोर्ट की थी। महंगाई मार्च इन्होंने किया था और लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद गए थे। अब इमरान खान साहब ने इनको आने दिया था, नहीं रोका था, जबकि राणा सनाउल्लाह साहब हमेशा वहाँ पे कंटेनर्स लगाकर, डंडे लेकर, आंसू गैस लेकर पुलिस को, पूरे निज़ाम को खड़ा कर देते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन इस्लामाबाद में ना घुसें। बहरहाल मरीम नवाज साहिबा ने, अब जिन लोगों ने उनके साथ लॉन्ग मार्च में महंगाई के खिलाफ शिरकत की थी, उन सबको चाहिए कि मरीम नवाज साहिबा से पूछें कि तो बहुत कम थी, आपने हमसे लॉन्ग मार्च करवा दिया और आज जब महंगाई बहुत ज़्यादा है तो अब क्या करना है। मरीम नवाज का स्टेटमेंट सुन लें और खुद ही फैसला करें कि अब महंगाई से रिलीफ का कोई इम्कान नहीं है। शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बस ये कौम को बताना था। मरीम नवाज ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि महंगाई नहीं है, करीब करीब कोई रिलीफ का इम्कान भी नहीं है, मुमकिन नहीं है कि महंगाई कम की जा सके। महंगाई अब रहेगी और मुस्तकबिल करीब में महंगाई रहेगी। शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं और शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारी दी है, नवाज शरीफ ने मुझे जिम्मेदारी दी है, शहबाज शरीफ ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मेरी सर्जरी थी और ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। सबकी मशावरत के साथ नवाज शरीफ ने मेरे कन्वेंशन का पूरा प्लान खुद तरतीब दिया। मेरी वापसी की तारीख का फैसला भी नवाज शरीफ ने किया। यानी अब मरीम नवाज साहिबा ये भी सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं क्योंकि पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब करीब करीब पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने इंडिया भी दे दिया है। मैं आपको वो खबर भी पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन पहले ये मरीम नवाज वाली जो मामला है इसको कर लें। मेरी सर्जरी हुई तो लंदन में 4 माह लग गए। अपोजिशन के दौर में आपके पास वक्त होता है, इस वक्त हमारा बयानिया भी मजबूत था और 4-5 साल हमारे बहुत देख लें। ये मैं आपको एक मंजर दिखा रहा हूँ, ये मालाकंड का है। अच्छा, ये जो टूल प्लाजा है ना, ये बहुत दूर है मालाकंड से, काफ़ी दूर जाके है। ये स्वात में नहीं है, ये काफ़ी मोटरवे के पास है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग मुराद सईद को रिसीव करने के लिए आ गए और अपने साबिक वज़ीर आला को रिसीव करने के लिए आ गए। लोगों को बुलवाया नहीं गया था। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम देखकर कैमरामैन, मीडिया वाले सब हैरान रह गए कि ये क्या हो गया। और उसके बाद जब मुराद सईद साहब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए गए, क्योंकि उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है जहाँ से गया है, तो ज़रा ये मनाजिर आप देखिए। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी शख्स के कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त इतना बड़ा हुजूम नहीं देखा गया जितना बड़ा हुजूम मुराद सईद के साथ देखा गया है। यानी मरीम नवाज जब से पाकिस्तान वापस आई हैं, उनका एयरपोर्ट पे इस्तकबाल, बहावरपुर, मुल्तान, ये जितने खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके, जहाँ जहाँ मरीम नवाज गई हैं, उस सारी अवाम को आप इकट्ठा करें तो वो मुराद सईद के कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त जितने लोग आए हैं वो उससे भी कम है। यानी ये है इस वक्त मकबूलियत का आलम कि एक मुराद सईद, एक कल का सियासतदान, वो पाकिस्तान के सबसे पुराने और बड़े सियासी खानदानों में से एक खानदान के चश्मो चराग, और इस वक्त जो पार्टी हुकूमत में है उन सबको चैलेंज कर रहा है, वो अकेला निकलता है तो इतनी बड़ी तादाद हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप भी उतने बंदे इकट्ठे नहीं कर पाती। और ना वो इन लोगों को खाना खिलाता है, ना वो इन लोगों को नोट देता है, ना वो इन लोगों को गाड़ियों में भर के लाता है, ना वो इन लोगों को कोई लालच देता है। और मुराद सईद जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आदमी है, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने आकर साबित किया कि वो किसके बयानिए के साथ खड़े हैं और किस हद तक खड़े हैं। अब आ जाए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नून लीग छोड़ने का इंदिया दे दिया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी एक बार फिर फट पड़े हैं और मरीम नवाज को पार्टी सदर बनाए जाने की सूरत में नून लीग छोड़ने का इंदिया दे दिया है। फ्यूचर में होगा तो यही कि मरीम नवाज को पार्टी का सदर बना दिया जाएगा और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नून लीग छोड़नी पड़ेगी। और अगर ना भी बनाया गया तो मरीम नवाज बनाए या ना बनाए, एक्चुअली वही मालिक हैं इस वक्त, क्योंकि ये उनकी फैमिली की पार्टी है और फैमिली के अंदर विरासत के साथ साथ चल रही है। तो कल इसके मालिक जो हैं नवाज शरीफ साहब थे और उनके वालिद थे, फिर शहबाज शरीफ भी मालिक बन गए, फिर हमजा शहबाज भी मलकियत में आ गए। अब मरीम नवाज को इसकी मलकियत ट्रांसफ़र हो जाएगी और कल जुनैद सफदर या आगे किसी और बच्चे को ये चली जाएगी पार्टी। तो ये ख़ानदान की पार्टी है, इसकी मलकियत ऐसे ही डिलीवर होती चली जाएगी और इससे शाहिद खाकान अब्बासी साहब को गिला नहीं करना चाहिए। अब मैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के बारे में आपको एक चीज़ बताऊँगा। एक अकाउंट है सोशल मीडिया का, अवाम बनाम सरकार, उसने गाली देकर इमरान खान साहब के बारे में एक ट्वीट किया कि उनके पाँव पे प्लस्तर चढ़ा हुआ और साथ में गाली भी दी। और पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी ज़हनी हालत इतनी पतली हो गई है
اور حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور یہ غصہ ان سے اب کنٹرول نہیں ہو رہا. تو انہوں نے اب ٹویٹ کیا کیا کہ اس کی ٹانگ سے پلستر اتار کر اس کے منہ پر پلستر چڑھانا چاہیے. گفتگو میں اتنے فریکچر آ چکے ہیں کہ اس کا نظریہ بیانیہ یا ایجنڈا معذور ہو چکا ہے. اب خواجہ آصف اس لچڑ لیول پہ کیوں پہنچ اور ان کی ذہنی حالت اس جگہ پر کیوں ہے, اس کا اندازہ آپ کو الیکشن میں ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.